जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है नॉर्मलाइजेशन। प्रैक्टिकली आपने इसको मैंने टेबल्स के एग्जांपल से आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था और चैप्टर 4 का जब हमने लेक्चर ऑनलाइन फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें डिस्कस किया था नॉर्मलाइजेशन को। और फर्स्ट नॉर्मल के रूल्स हमने पढ़े थे। उसके अंदर आपको बताया गया था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल को लाने के लिए जो अंडरलाइन डोमेन है या कॉलम जो हमारे पास है फील्ड है टेबल के, उसमें एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए और एवरी इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो एक सेल बनेगा, उसकी वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए, एलिमेंटल होनी चाहिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको आप सेपरेट टेबल में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। यूनिक वैल्यूज के लिए काम करेंगे और प्राइमरी की के अगेंस्ट या एक रिकॉर्ड या एक टुपल के अगेंस्ट एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। रिपीट वैल्यू नहीं हो सकती। रिपीटिंग ग्रुप को खत्म करेंगे तो टेबल फर्स्ट नॉर्म फॉर्म में आएगा। नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा टेबल होगा जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ एनोमलीज होंगी या कुछ एरर्स होंगे, उनको आप एरर फ्री करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रूल्स अप्लाई करते जाएंगे और उसको जो भी रूल्स हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल के रूल्स हैं, सेकंड के हैं, थर्ड के हैं, वो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे, टेबल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड कर देंगे, सिंपल स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेंगे। कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज करने का, स्टेबल फॉर्म में चेंज करने का जो अमल होगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ सुटेबल सेट ऑफ रिलेशन। ऐसे टेबल्स के सेट बन जाते हैं, इस तरह के टेबल डिजाइन हो जाते हैं और स्टोरिंग डाटा, इसमें इजीली आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। डाटा इनपुट करते हुए, डाटा को डिलीट करते हुए या उसको अपडेट करते हुए उसमें एरर्स नहीं आएंगे। अगर नॉर्मलाइज टेबल नहीं होगा उसमें डाटा एंट्री भी पॉसिबल नहीं होगी। डाटा को मॉडिफाई करेंगे तो उसमें चेंजेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती या एरर्स आएंगे। आप डिलीट करेंगे तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिलीट हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड पड़े रहेंगे, डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो डाटा को करेक्ट रिलायबल फॉर्म में या कंसिस्टेंट स्टेट में रखने के लिए आपको नॉर्मलाइज रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। दिस प्रोसेस वर्क्स टू डिफरेंट स्टेजेस नोन एज नॉर्मल फॉर्म। इस मरहले को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम रूल लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और टेबल नॉर्मलाइज हो जाएगा। और दीज आर फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल एंड थर्ड नॉर्मल सो ऑन। आपके सिलेबस में 3 डिस्कस किए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो बीएससी उसमें बीसीएन बायस्कोडेड नॉर्मल फॉर्म भी है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी। तो आपके लेवल में सिर्फ 3 डिस्कस हम करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसकी एग्जांपल्स, उसको नॉर्मलाइज करने का तरीका, एनोमलीज को रिमूव किया, पार्शियल डिपेंडेंसी को खत्म किया, रिपीटिंग ग्रुप्स को खत्म किया, उसके बाद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को खत्म किया। ये प्रीवियस वीडियो में आप सारा देख सकते हैं, मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। जी, अब इसको याद करने के लिए सबसे पहले की पॉइंट हमारे पास हाईलाइट है, इसको आपने देखना है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल डाटा स्ट्रक्चर में चेंज किया जा रहा है और सुटेबल सेट ऑफ रिलेशन डिजाइन किए जा रहे हैं। नंबर थर्ड में कह रहे हैं कि डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, डिफरेंट फेजेस अप्लाई करने पड़ेंगे, डिफरेंट मराहल से गुजरना होगा और वो मराहल नॉर्मल फॉर्म्स कहलाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कह रहा है बेसिकली एनालिसिस ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंस, कि कौन सा एट्रीब्यूट किस एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है, जिस पर डिपेंड कर रहा होगा उसको हम सेपरेट टेबल में उसके साथ शिफ्ट कर देते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन भी क्लास में डिस्कस हुई थी, दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आपने पहले तो नंबर पे याद करना है, बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। उसके बाद एक मींस दैट इफ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट नोन, अगर आपको एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है, लाइक हमें रोल नंबर पता है तो हम स्टूडेंट का नाम फाइंड कर सकते हैं, उसकी क्लास पता कर सकते हैं, उसके कितने मार्क्स हैं, उसका ग्रेड क्या है, एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो हम सारा सारा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इफ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज नोन, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। दूसरे की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। और दो बातें हम करेंगे, की एट्रीब्यूट्स का और नॉन की एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट वो होंगे इस पे प्राइमरी की लगी होगी और या फिर कंपोजिट की हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नॉन की एट्रीब्यूट जिस पर प्राइमरी की नहीं लगी होती। डिपेंडेंसी चेक की जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम टेबल को नॉर्मलाइज करेंगे। छोटी एग्जांपल में लिखी है, एसक्यूएल स्टेटमेंट है हमारे पास, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, एस नेम स्टूडेंट नेम है, फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल का नाम है और वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1 2 3। अगर आपके पास रोल नंबर या स्टूडेंट का आईडी पता है, वी कैन फाइंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट। हम नेम फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो नाम है स्टूडेंट का वो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन
अदर एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहाँ पे नाम फाइंड किया जा रहा है, किसको फाइंड करते हुए, मतलब किसकी वैल्यू को नोन थी, हमें किसकी वैल्यू पता थी, स्टूडेंट आईडी पता था, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। और अगर एक ही वैल्यू रिट्राइव होती है, यहाँ से स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट एक नाम आता है, एक सब्जेक्ट आता है, या एक क्लास आती है, एक आइटम रिट्राइव होती है, दैट मीन्स कि ये वाला कॉलम, ये वाला फील्ड इस पे डिपेंड कर रहा है। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी इज इन द रिलेशन रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। कैसे लिखी जाएगी, एरो की मदद से हम डिस्क्राइब करेंगे। स्टूडेंट आईडी डिटरमिन्स नेम, नेम को डिटरमिन कर रहा है, या फिर स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी। दो तरह से पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट आईडी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन, सॉरी, स्टूडेंट आईडी डिटरमिन्स नेम, स्टूडेंट आईडी क्या कर रहा है, नेम को डिटरमिन कर रहा है, ठीक है। जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट आईडी डिटरमिन कर रहा है स्टूडेंट नेम को, और यहाँ से पढ़े साइड पे तो स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे इसको लिखा हुआ है स्टूडेंट, इट मींस दैट स्टूडेंट आईडी डिटरमिन स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी। आगे जी, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। जो भी एट्रीब्यूट फंक्शनल डिपेंडेंसी या एरो के लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, लाइक यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट भी है ये। के बाद सेकंड डेफिनेशन हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी या पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी भी कहते हैं इसको। एग्जिस्ट इफ वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कुछ नॉन के एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं आपके पास, एक भी हो सकता है, एक ज्यादा भी हो सकते हैं, जो कि प्राइमरी की के पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखें, स्टूडेंट का आईडी और कोर्स का आईडी जो है वो दोनों को मिला के प्राइमरी की बनाई गई है, बिकॉज स्टूडेंट आईडी 1 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये इंडिविजुअली या अकेला हम इसको प्राइमरी की डिजाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से कोर्स आईडी देखें तो कोर्स आईडी में 10 और 10 दो दफा है, 20 और 20 भी दो दफा, ये भी यूनिक नहीं है। दैट्स व्हाई इन दोनों को कंबाइन करके हमें प्राइमरी की डिजाइन करना है। और एक और रीजन, अगर हम देखें मार्क्स, लाइक आप मार्क्स देखना जरा स्टूडेंट 1 के, स्टूडेंट 1 के अगेंस्ट आपको दो आइटम नजर आएंगे, 89 और 76। और अगर हम देखें सब्जेक्ट नंबर 10 में, सब्जेक्ट 10 और 10 में 89 भी है, और यहाँ पे 10 में 92 भी है। मतलब जो मार्क्स वाला एट्रीब्यूट या फील्ड है वो ना तो इंडिविजुअली स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है, ना ही कोर्स आईडी पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट आईडी 1 के कोर्स नंबर 10 में कितने मार्क्स हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे जाके लगेंगे 89। इट मींस मार्क्स का जो एट्रीब्यूट है वो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। के एक नॉन की एट्रीब्यूट है जो कि मार्क्स है, वो कंपोजिट प्राइमरी की या फुल प्राइमरी की डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट आईडी पता होगा और कोर्स आईडी पता होगा, वी कैन फाइंड द मार्क्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसी तरह से अगर आप कहते हैं रोल नंबर स्टूडेंट आईडी 2 के कोर्स नंबर 20 में कितने मार्क्स हैं, तो डायरेक्टली 98 हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये वाला नॉन के एट्रीब्यूट इन दोनों एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है। सो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि कुछ नॉन के एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं इस वाले सिनेरियो में जो कि प्राइमरी की के पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। इट मींस कि अगर हम बात करें स्टूडेंट के नेम की, तो रोल नंबर 1 के अगेंस्ट आपको नाम जो मिलेगा दैट इज नोमान, और रोल नंबर 2 के अगेंस्ट नाम जो मिलेगा दैट इज असद। और अगर हम बात करें रोल नंबर 1 की क्लास तो वो आईसीएस है, और रोल नंबर 2 है जो उसकी क्लास जो है वो आईसीएस है। इसको हम अगर बीएससी कर देते हैं तो बिकॉज रोल नंबर 2 जो है वो अगर यहाँ पे बीएससी है तो डेफिनेटली यहाँ भी बीएससी ही होगा। स्टूडेंट कौन है हमारे पास, रोल नंबर 2 है, नाम असद है, तो डेफिनेटली क्लास भी उसकी सेम होगी। तो ये दो एट्रीब्यूट ऐसे हैं नेम का और क्लास का, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दो नॉन की एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो प्राइमरी की के, ये दोनों प्राइमरी की हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की, कंबाइन करके बनाई गई है, और स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है, और स्टूडेंट आईडी इज अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी की,
So we can say that student name is partially dependent on student ID, part of the primary key. Class is also dependent on student ID, means partially dependent on student ID. तो डेफिनेशन दोबारा देखें, partial functional dependency या partial dependency exists if one or more non-key attributes are functionally dependent on part of the primary key. अगर कुछ non-key attributes primary key के part पे depend कर रहे हैं, that is called partial dependency. इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। और सेकेंडली अगर हम देखें कोर्स नेम, सब्जेक्ट कोर्स आईडी जब वो 10 है तो उसके अगेंस्ट डेटाबेस है, कोर्स आईडी 10 के अगेंस्ट जहां जहां भी होगा वो डेटाबेस ही होगा, और कोर्स आईडी 20 के अगेंस्ट C++ होगा। इट मींस कि कोर्स नेम जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, कोर्स आईडी पे, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। तो ये वाला जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो इस वाले पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। ये दो नॉन के एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कि इस वाले पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना आपने, स्टूडेंट आईडी किसको डिटरमिन कर रहा है, स्टूडेंट नेम को, और नेम जो है वो पार्शियली डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी पे। इस तरह से स्टूडेंट आईडी जो है वो डिटरमिन कर रहा है क्लास को, या फिर क्लास का नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी। तो कोर्स आईडी जो है वो डिटरमिन कर रहा है कोर्स नेम को, या फिर कोर्स नेम इज पार्शियली डिपेंडेंट on course ID because course ID is a part of the primary key and the student ID is also part of the primary key। और full primary key कौन सी हमारी, student ID and course ID, that is called composite primary key। और partial dependency का सिनेरियो जो है वो, या ये वाली प्रॉब्लम है वो आएगी तभी जब हमारे पास composite key लगी होगी, two or more attributes को मिला के primary key बनाई होगी, that is called composite primary key। जिसको आपने दोबारा से पढ़ लेना है, एग्जिस्ट इफ वन और मोर नॉन के एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। ऐसे नॉन के एट्रीब्यूट्स का मजमुआ या एक आधा एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी के पार्ट पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन ना, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एमसीक्यू पॉइंट्स लाजमी इसमें से आता है, पार्शियल में से, फुल फंक्शनल में से, और नॉर्मलाइजेशन का पार्ट होता है। और जो टेबल नॉर्मलाइज हो जाता है दैट इज कॉल्ड वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन। आपको बताया था कि टेबल को रिलेशन भी कहते हैं, रिलेशन को टेबल भी बोला जाता है। और ऐसा टेबल जो कि फुली नॉर्मलाइज्ड होगा, नॉर्मलाइज रूल्स को फॉलो करके बनाया गया, दैट इज कॉल्ड वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन। ये भी एमसीक्यू पॉइंट आया अक्सर पेपर में आता है वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन का। जी स्टेट दैट ऑल नॉन के एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ऑल पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। अगर नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं फुल प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सपोज कर लें हमारे ऊपर वाली एग्जांपल में जो स्टूडेंट आईडी है और कोर्स आईडी है, इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास होंगी तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मार्क्स फाइंड कर सकते हैं। इट मींस दैट मार्क्स का जो नॉन के एट्रीब्यूट है वो डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी पे एंड कोर्स आईडी पे, मतलब फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन होल की या इंटायर पार्ट ऑफ द प्राइमरी की और फुल प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है। इट इज कॉल्ड फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। जी नेक्स्ट है जी आगे फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, नॉन के एट्रीब्यूट का किसी दूसरे नॉन के एट्रीब्यूट पे डिपेंड करना। इट इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इन अ रिलेशन। किसी टेबल के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी है, टू एट्रीब्यूट्स का आपस में रिलेशन है बिटवीन टू और मोर नॉन के एट्रीब्यूट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो या दो ज्यादा नॉन के एट्रीब्यूट्स का आपस में डिपेंड करना, ये एक दूसरे पे डिटरमिन करना। इट एग्जिस्ट इफ द वैल्यू ऑफ अ नॉन के एट्रीब्यूट इज नॉन। अगर एक नॉन के एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको पता है, इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर नॉन के एट्रीब्यूट। आप दूसरे नॉन के एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। एग्जांपल है हमारे पास कोर्स आईडी, कोर्स नेम, उसके बाद टीचर आईडी, टीचर नेम। तो यहाँ पे कोर्स आईडी अगर हम प्राइमरी की लेते हैं, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बिकॉज प्राइमरी को अंडरलाइन से इंडिकेट किया जाता है। और ये वाला कोर्स नंबर 10 जो है वो उसका नाम डेटाबेस है, कोर्स नंबर 20 C++ है, कोर्स नंबर 10 जो है वो टीचर 120 पढ़ा रहा है, उसका आईडी है, और फराज का नेम है, जबकि कोर्स नंबर 20 जो है वो 130 वाला आईडी वाला टीचर पढ़ा रहा है, उसका नाम जफर है। और ये सारे के सारे पूरा टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है बिकॉज एटॉमिक वैल्यूज हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी है बिकॉज ये भी हम अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे फर्स्ट की, सेकंड की एंड थर्ड की नेक्स्ट लेक्चर में।
तो टीचर आईडी जो है वो ये सारे के सारे नॉन के एट्रीब्यूट्स और एक एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की लगी है। हर वो टेबल